Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi. First of all, I would like to introduce myself before starting any topics of computer related topics. Uh, First of all, my educational background has been started from my hometown, actually Bihar, Saharsa, where I have completed my 10th as well as 12th. Soon after completing my schoolings, I qualified for BTech and Kerala Institute of Technology, and finally I have completed my BTech from School of Engineering QSAT. Soon after qualifying the BTech, I got placement in TCS, where I got a very diversified experiences of different software developments. Uh, in between, I qualified the GATE examination also and went for leave without pay, and finally completed my MTech from Malviya National Institute of Technology, Jaipur, Rajasthan. And once I have completed my MTech, I got an opportunity for working in the different and diversified organizations in the GATE Academy coachings, UGC NET coachings. So this is my basic details about it. If I go for the detailed background of my qualifications and the experiences, I had started my career with Tata Consultancy Service Limited and worked there for 5 years. Soon after completing GATE examinations, I went for MTech and started as an assistant professor in the GATE coaching as well as the UGC NET coaching for almost 2 to 3 years. Now I'm here to giving you a detailed descriptions about all the basic and the fundamental concepts. Fine. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मैं रितेश कुमार रवि सहरसा बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है बेसिक एजुकेशनल स्कूलिंग बैकग्राउंड्स 10th तथा 12th वो बिहार से राज्य से ही कंप्लीट हुआ है। और एक बार जब मैंने केरला के लिए जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं इंजीनियरिंग के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट वो क्वालिफाई करने के बाद मैं डायरेक्टली केरला कोची यूनिवर्सिटी, आप शायद जानते हो, कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यूसैट, वहाँ से अपना बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया। और उसके बाद मेरी इच्छा एमटेक करने की हुई एंड अकॉर्डिंगली आई क्वालिफाइड फॉर द गेट एग्जामिनेशन इन 2013 एंड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान, जो आपके शहर में है। आप शायद जानते भी होंगे, इट्स NIT जयपुर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज NIT जयपुर, लाइक IITs, NITs, IIST लाइकवाइज। तो ये तो मेरा हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस बैकग्राउंड, तो मैंने अपने करियर की शुरुआत TCS से की थी, जहाँ मुझे ऑलमोस्ट 5 साल का डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंसेस ऑन डिफरेंट टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स पे मिला, जिसमें मैंने CSFB प्रोजेक्ट्स, NBN प्रोजेक्ट, जो अभी आप 4G टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, वहाँ पर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करने का मौका मिला फॉर कैनेडियन क्लाइंट्स। एंड फिर उसी का एक्सटेंसिव वर्जन आप अभी FTTH के बारे में जानते होंगे, थोड़ा बहुत सुनते होंगे, फाइबर कनेक्शंस के बारे में। तो वहाँ पे मैंने नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फॉर ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स के लिए भी काम किया। इसके करने के बाद चूँकि मैं UGC NET क्वालिफाइड कर चुका था 2 टाइम्स JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन 2017, तो मैंने UGC NET कोचिंग में भी ऑलमोस्ट 1 साल की प्रिपरेशंस करवाई, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स मेरे UGC NET क्वालिफाई हुए। अब चूँकि गेट कोचिंग में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, बिकॉज इट इज़ द होल एंड सोल कॉन्सेप्ट। मैंने अब गेट रैंक के बेसिस पे ही मुझे MNIT जयपुर में भी काम करने का एक्सपीरियंस मिला। तो मैंने गेट कोचिंग्स में भी, जो कि द गेट एकेडमी अगर आप जानते हो, इंजीनियर्स एकेडमी आप जान रहे हो, तो इन दोनों जगहों पे मैंने टीचिंग की है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंसेस। सो दिस इज़ द समराइज्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस as well as academics information for me. As I told that my name is Ritesh Kumar Ravi. So let's start with the PGT syllabus। चूँकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें हर एक स्टूडेंट जो PGT या TGT क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, उनके कुछ बेसिक सिलेबसेस होते हैं और इनके क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इतने इजी होते हैं कि अगर आपने सिलेबस कॉन्सेप्चुअली कवर कर लिया है, कॉन्सेप्चुअली अंडरलाइन, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली कवर कर लिया है,
तो ट्रस्ट मी इट विल बी अ वन हिट कि आप टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम बड़े आराम से निकालेंगे। इट इज़ माय गारंटीड प्रॉमिस। क्योंकि क्या है कि अक्सर बच्चे जो सिलेबसेस होते हैं उनको ही कवर नहीं कर पाते, और वो कवर नहीं होने एक्चुअली वो समझ ही नहीं पाते कि व्हाई एग्जैक्टली पीजीटी और द टीजीटी सिलेबस हैज़ बीन पुट लाइक द वे, राइट। ये इस तरह से ही क्यों रखा गया, उन्होंने इन सारे सब्जेक्ट्स को ही क्यों रखा, और इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम उसके आधार पे ही सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीजीटी सिलेबसेस और टीजीटी सिलेबसेस के बारे में फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, हाँ अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस में, तो जो कोर पेपर्स होते हैं, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो जो भी कोर पेपर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में फॉर पीजीटी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो पीजीटी और टीजीटी, अगर मैं इसको रखूँ तो टीजीटी एज वेल एज पीजीटी फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर कंप्यूटर साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जब मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ तो कंप्यूटर साइंस कहने का सिंपली मतलब ये होता है, कंप्यूटर साइंस कहने का सिंपली मतलब ये होता है कि आप जितने भी कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, पहला तो ये हमें समझना होगा कि व्हाट आर द कोर्स सब्जेक्ट्स। अगर आपने इसे कर लिया है तो आई एम गिविंग यू ऑल्सो अ कंफर्मेशन दैट कि आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, वो बड़े इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि मैं गेट कोचिंग और नेट की कोचिंग दोनों पढ़ाया हुआ हूँ, और इसरो के एग्ज़ाम्स वगैरह भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया हुआ है, कई सारे कोचिंग्स में इसरो के प्रिपरेशंस भी करवाया हुआ हूँ। तो आई कैन टेक अ गारंटी कि अगर आपने इनके सिलेबस, इनके कोर सब्जेक्ट के सिलेबस बड़े ईजी से कर लिए, जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप बड़े आराम से और भी एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोर सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की जब मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ जो आपके इस सिलेबस में है कंप्यूटर साइंस के, अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो जो सबसे पहला कोर्स सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर साइंस में नाउ इट इज़ एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूं, अगर 5 कोर पेपर्स की मैं बात करता हूं, तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, है ना। ये कोर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर और अच्छे तरीके से लूँ तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो बनता है वो हमारा बनता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो हमारा पहला सब्जेक्ट बनता है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैं वन बाय वन पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा कोर्स सब्जेक्ट अगर आप देखने जाएंगे, दूसरा अगर कोर्स सब्जेक्ट अगर देखने के लिए जाएंगे तो सेकेंड पॉइंट पे आपको मिलता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या मिलता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस भी इसे कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में इसे आप कई बार सुने होंगे, इट इज़ अ DBMS, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आपको ओवरऑल बोला जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इन सब का नाम इन्होंने ओवरऑल रख दिया है। इन सारे सिलेबस को इन्होंने कवर करते हुए एक वर्ड दे दिया है जिसको बोलते हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, इंट्रोडक्शन, इंट्रो टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। इफ आई पुट इट इन ए स्मॉल पेपर, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ऑफ CS, जिसमें इन्होंने चार पेपर रखे हुए। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट, चूंकि ये सारे कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स में बोल रहा हूँ, तो इसके 4 सब्जेक्ट्स में अलग से रख रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग
सिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में लोग ओएस भी बोलते हैं, कई बच्चे इसे ओएस भी बोलते हैं। ये सारे कॉमन है इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेज में भी आप जाते हैं, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कॉमन मिलेंगे। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, पहले कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपके पीजीटी नहीं है, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी फायदेमंद होगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और इसके बाद हम सिर्फ पीजीटी के सिलेबसेस के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हो जाता है हमारा, आप लोग जानते होंगे, टीओसी, जिसको ऑटोमेटा भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा भी बोलते हैं, ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, ठीक है। और इसी का बड़ा भाई होता है कंपाइलर, इसी का बड़ा भाई हम बोलते हैं कंपाइलर। मतलब जो आप पढ़ते हैं, ये 5 नंबर है, इसको आराम से लिखते हैं 5, ठीक है। ये 5th नंबर में अगर मैं इम्पॉर्टेंटली देखता हूँ, 5th नंबर में अगर मैं इम्पॉर्टेंटली देखता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है, कंपाइलर, ठीक है। और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है वो होता है अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपने डीएसए भी बोलते हैं, एंड एल्गोरिथम, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डीएसए। अब इन सब के कोर में, चूंकि हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये आपको 90% कंप्यूटर साइंस वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, 90% कंप्यूटर साइंस सिलेबस में। और इन सब के पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है प्रोग्रामिंग सेक्शन। इनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो 10% वेरी करता है, वो 2 सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं, एक तो प्रोग्रामिंग सेक्शन वेरी करता है, एक तो प्रोग्रामिंग सेक्शन वेरी करता है, प्रोग्रामिंग। अब ये वेरी कैसे करता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे आपके पीजीटी टीजीटी के बारे में बोले तो पाइथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करते तो सी और C++ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने यूजीसी नेट के बारे में अगर सुना हो, उनके सिलेबस में जाके देखे तो C और C++ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी कुछ और भी एग्जाम्स आ रहे हैं जहाँ पे जावा, मतलब ये डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। हालांकि सभी के सिमांटिक्स चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सब जगह एक ही है, ठीक, जो हम अभी देखेंगे भी। इसके साथ साथ जो एक और सब्जेक्ट्स आता है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो आपके सिलेबस में तो है, जो आपके सिलेबसेस में है। तो मतलब मैं एक और सब्जेक्ट जो हमें यहाँ पढ़ना रहेगा, दैट इज़ द एड ऑन पार्ट। अगर मैं इसे एड ऑन बोलता हूँ तो दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर मैं इसे 7th में काउंट करूँ फॉर द पीजीटी, इसके लिए फॉर पीजीटी और टीजीटी क्लासेस के लिए, तो दैट विल बी माई, अगर मैं इसे पुट करूँ तो इट विल बी माई सॉफ्टवेयर। व्हाट इज दैट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। होप यू गॉट इट कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स जो कंप्यूटर साइंस में पीजीटी और टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से ये पूछे जाते हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो इसके भी सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली जाते हैं, क्योंकि पीजीटी टीजीटी में वो डीप में नॉलेज में नहीं जाते, जैसे गेट एग्जाम नेट एग्जाम वो थोड़ा डीप जाते हैं, लेकिन पीजीटी टीजीटी में चूंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है ऑलमोस्ट, तो आपको बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। दे जस्ट चेक वेदर यू आर नोइंग अबाउट इट और नॉट, और आप स्टूडेंट को ये कन्वे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना आपका, इसको तो आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि इसके बिना आपका कंप्यूटर साइंस कंप्लीट ही नहीं होता है, ठीक है। टीओसी एंड कंपाइलर इज अ फुल टॉस, लोगों को बहुत टफ लगता है ये टीओसी, मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसे ऑटोमेटा भी बोलते हैं,
इट फील्स लाइक कि भाई ये सबसे टफ टॉपिक होता है, बट ट्रस्ट मी इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक। और जैसे मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाता हूँ, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, जस्ट उसके बेसिस में ये पूरा TOC और कंपाइलर कंप्लीट करता हूँ। क्योंकि वो आपसे कोई टेबल बनाने के लिए तो बोलेंगे नहीं, वो पूछेंगे कि बताओ ये पर्टिकुलर जो है वो कौन सा ग्रामर होगा। अगर आपने सिलेबसेस देखा हुआ तो इसमें ये बेसिक ग्रामर पूछते हैं और उसमें कौन सा ग्रामर होगा, ये किस फेजेस में हो सकता है, तो वो बहुत इजीली कवर्ड होते हैं। वो मैं करूँगा, वो पूरा का पूरा आपका सबसे ज़्यादा टफ होता है, इसलिए इसे मैं डबल स्टार मार्क करके पढ़ाता हूँ। फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एक्चुअली ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे गेट नेट जितने भी एग्जामिनेशंस क्रैक किए हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। इससे गारंटीड क्वेश्चन, जैसे मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में गारंटीड क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि आपके सॉल्व होंगे, वैसे डेटा स्ट्रक्चर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगेन आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैंने TCS में 5 साल काम किया, मैं बोल भी रहा हूँ, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया भी है कि मैंने TCS में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं यहाँ से भी गारंटी ले सकता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं और उसको थियोरेटिकली पढ़ाते हैं, दे कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट आइडिया। मैं प्रैक्टिकली काम किया हुआ हूँ, जिसको थियोरेटिकली पढ़ाऊँगा इट विल गिव यू अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू लर्न एंड आई विल बी गोइंग अकॉर्डिंगली दैट, ठीक है। इसके अलावा मैं जैसे प्रोग्रामिंग सेक्शन, देखिए प्रोग्रामिंग एक ओशियन की तरह होता है, आप इसे जितना भी पढ़ेंगे वो उतना ही कम है। लोग जावा की क्लासेस लगभग 6, 7, 8, 10 महीने तक करते हैं। आप पता होगा कि पाइथन आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि आपको क्लास 11th एंड 12th में इन्हीं के बच्चों को पढ़ाना है, तो इन्होंने ये सिलेबसेस रखा हुआ है। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों के दिमाग में आता होगा, इन जनरल आता होगा, कि सर ये सिलेबसेस क्यों रखे गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ना ब्रेन में कि सर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अलग अलग है, तो मैं अलग की बात नहीं करता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि PGT और TGT क्लासेस के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स क्यों रखे गए हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। तो एक्चुअली आपको किसको पढ़ाना है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जो 10th क्लास में होंगे, 11th क्लास में होंगे, 12th क्लास में होंगे। अब चूंकि कंप्यूटर साइंस मैंडेटरी हो गया, ये कंप्यूटर साइंस बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है, राइट। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आज की तारीख में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो बच्चों के सिलेबसेस में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा जा चुका है, और हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को क्या पढ़ाना पड़ेगा कि भाई ये आपका मोबाइल, जो कंप्यूटर, जो इंटरनेट होता है वो कैसे चलता है, तो वो हम इसके थ्रू समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सिलेबस रखे हैं। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात मैं करूं तो डेटाबेस चूंकि आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके मोबाइल का डेटा हो, फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, इसको एक्सेस करना, सपोज करो आप कहीं विजिट करने जाते हो, उसकी डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर्च करना पड़ता है। अगर मुझे पता है कि ईयर कौन सा है तो आप देख लेते हैं, हाँ उस ईयर के इस मंथ मेरा ये फ़ोटो मिल जाएगा। लाइकवाइज अभी हम हज़ार डेटा, चाहे वो रेलवे पे टिकट बनाने के लिए जाते हैं या किसी भी जगह इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो उनके डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं जिसको आप रिट्रीव करते हैं। तो वो डेटा कैसे स्टोर होते हैं और कैसे स्टोर करके उसको रिट्रीव कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में अभी डिटेल्स में बताऊंगा। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि आप जिस कंप्यूटर पे बात करेंगे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, बहुत सारे के और भी होते हैं जैसे सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, तो इसलिए मुझे वो सिस्टम समझना रहेगा। तो मेनली हम लोग उबंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्ट, इधर TOC, ये हमें दिखता नहीं है लेकिन सारा काम हमारा इसी पे होता है। TOC मतलब अगर राम है तो राम सही क्यों है, जैसे आपने कोई भी एक सिमांटिक्स लिखा वो सही क्यों है, गलत क्यों है, वो हम यहीं से चेक करते हैं। हमारा जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, भाई ये ही गोज़ के बाद गो के बाद ES क्यों लगाया, देयर इज सम रूल्स। तो जितने भी सिमांटिक रूल्स हैं, अगर किसी ने ही लिखा है तो H के बाद E लिखेगा, राइट, वो EH नहीं लिख सकता है, तो देयर इज ऑलवेज अ चेक, राइट। तो ये सारी चीज़ हम इसमें कवर करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, चूँकि हम कोई भी चीज़ को कैसे स्टोर करेंगे इसका पता हमें यहाँ पे चलता है कि भाई हम इसको कैसे स्टोर करेंगे। अब बुक्स को रखना है तो स्टैक फॉर्मेट में रखेंगे, राइट। अगर मुझे कहीं लाइन में खड़ा होना है तो क्यू फॉर्मेट में होंगे। अब दुनिया में इतने सारे डेटाज हैं,
उसको एक्सेस करना है तो ट्री फॉर्मेट में, ग्राफ फॉर्मेट में, और उसको एक्सेस करने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो उसमें हम एल्गोरिदम को पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट कि अब कोई स्टूडेंट आगे चलकर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइक आई वाज इन TCS, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बना, मुझे एक एक चीज़ों को समझना पड़ा, किस तरह से प्रोजेक्ट्स, जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, किस तरह से वो होता है, किस तरह से टीम बनता है, टीम बनने के बाद क्या क्या स्टेज होते हैं, सिस्टम फिजिबिलिटी है या नहीं उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं तो उसके फिर डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करेंगे, वो सभी अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो होप यू गॉट द बेसिक आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली द सिलेबसेस ऑफ बेसिक सिलेबसेस ऑफ TGT PGT टीचर्स फॉर कंप्यूटर साइंस, जिसमें ये कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, 7 कोर्स सब्जेक्ट्स along with ये प्रोग्रामिंग है, और ये प्रोग्रामिंग अथाह है, इट इज़ लाइक एन ओशियन। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये, तो मैं यहाँ पर आपको कितने चीज़ें कितने टाइम में कवर करूँगा वो भी बेसिकली बता देता हूँ कि ये हमारा कितने दिन में कवर होगा, कितने टाइम में हम इसे कर पाएंगे। तो मैं इसे 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करूँगा। बोलोगे सर ये 2.5 मंथ्स में कैसे कंप्लीट होगा? तो मैं इस बात के लिए आपको 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज जो आपके सिलेबस को देखने के बाद बता रहा हूँ। तो ये कितने मंथ्स में कंप्लीट करना हो? 2.5 to 3 मंथ्स मैक्सिमम ये हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा, मतलब आपके एग्ज़ाम के पहले हम इसे कवर कर लेंगे। तो मैं आता हूँ सिलेबस वाइज कि कितना टाइम है, मतलब ये टोटल अगर मैं आवर्स के बेसिस पे जाऊँ तो ऑलमोस्ट मुझे 150 40 80 100 आवर्स के आसपास, 100 to 120 आवर्स के आसपास लगेगा, 100 to 120 आवर्स के आसपास लगेगा। मतलब मैं इसे आवर बेसिस पे देखूँ तो 100 to 120 आवर्स ये ऑलमोस्ट अपना चलेगा। अब देखते हैं ये कैसे कवर करेंगे। मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करूं तो अगर मैं 120 को डिवाइड भी करूं 8 टॉपिक से, तो हमारे पास पर क्वेश्चन में अगर मैं 8 से डिवाइड भी करता हूं, मैक्सिमम टाइम लेके हम चलते हैं, तो हमें आ जाएगा 15 आवर्स पर सब्जेक्ट। 15 आवर्स पर सब्जेक्ट कितना आएगा? 15 आवर्स पर सब्जेक्ट। ठीक, मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूं ताकि अगर आप समझ रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। ये मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। फाइन, तो हम इसे समझते हैं कि भाई मैं 15 आवर्स पर सब्जेक्ट अभी मान चल रहा हूँ, 8 टॉपिक्स, मैंने अभी इसको कवर नहीं किया, राइट। 15 आवर्स करेक्ट। चलिए 15 आवर्स की बात कर रहे हैं हम। चलिए तो ये हमारा कितना टाइम जाएगा? 15 आवर्स। बट एग्जैक्टली 15 आवर्स तो हर सब्जेक्ट पे जाएगा नहीं, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क चूँकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, तो मैं इसे मिनिमम जो है 20 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। कितने आवर्स में? 20 आवर्स में। 20 आवर्स कहने का मतलब हुआ पर डे अगर हम 2 घंटे लेते हैं तो 10 क्लासेज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्लासेज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 आवर्स पर डे क्लास है, मतलब 1 से 2 वीक के अंदर। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से हमारा गारंटीड क्वेश्चन बनता है वो ये है, ये भी आपको ऑलमोस्ट 15 आवर्स का टाइम लेगा, राइट। ये कितना टाइम लेगा? 15 आवर्स का टाइम लेगा। कितना? 15 आवर्स। $15 आवर्स का टाइम लेगा। अब TOC और कंपाइलर दोनों कंबाइंड, मैं दोनों कंबाइंड करके बताता हूँ। दोनों कंबाइंड करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि पता है ये ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसमें हमें डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, हमें तो ये जानना है कि मुझे क्वेश्चंस कैसे बनने हैं। मैं मैक्सिमम 10 आवर्स में इसे कंप्लीट कर देता हूँ। कितने आवर्स में? ये दोनों सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 10 आवर्स में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है नहीं, तो हम इसको इस तरह से कवर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमारा 10 to 15 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, हम इसे 10 to थोड़ा सा वेरी करेंगे, 10 to 15 आवर्स में जाएंगे। कितने आवर्स में? 10 to 15 आवर्स में जाएंगे। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 15 आवर्स से कम में बात नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे मिनिमम 15 आवर्स चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेबस आपका इसी में दिया गया है, क्योंकि इसमें इन्होंने ऐड ऑन करके SQL पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस जो डेटाबेस के अंदर होता है, इस पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, राइट। तो ये मिनिमम 15 आवर्स जाएंगे, ये ज़्यादा भी हो सकता है, मैं इसे प्लस मान के ही चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ 10 to 15 आवर्स मानता हूँ, तो ऐसे ये 15 प्लस, तो इस दोनों को मिला करके
अब मैं आता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। ये 10 आवर्स में सफिशिएंट है, ये 10 आवर्स में, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम इस पर ज़्यादा डिटेल्स जितना जाएंगे, चूँकि एक एक्सपीरियंस होता है, तो मैं चूँकि एक्सपीरियंसड हूँ तो मुझे पता है कि इसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इंपॉर्टेंटली वो टेस्टिंग से पूछते हैं, इंपॉर्टेंटली वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो पहला स्टेज होता है फिजिबिलिटी के बाद, वहाँ से पूछ लेते हैं। एसआरएस कैसे बनता है, इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ हम कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रेस्ट ऑफ द टाइम होंगे हम इस पे कवर करेंगे। जो रेस्ट टाइम हमारे पास बचेगा इन द एट द एंड, रेस्ट टाइम में जो लास्ट में होगा हमारा ये कवर होगा। कुछ जगहों पे रेस्ट टाइम, कुछ जगहों पे इन्होंने ऐड ऑन कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही पूछा है, राइट। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं इसको अगर मैं देखूं तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी इन्होंने बात की है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। तो इनकी भी बात की है, तो हम रेस्ट ऑफ द टाइम में इन दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। तो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो 3 महीने के अंदर फिजिबिलिटी के साथ, मैं टाइम के साथ बता रहा हूँ कि अगर मैं 20, 15, 35, 15 मैक्सिमम मान के चलता हूँ, 50, 10, 60, 60 और 25, 85 और 85, और इन दोनों को मिला करके मैं कम से कम 20 से 25 आवर मान के चलता हूँ। मैं इन दोनों को मिला करके कितना चल रहा हूँ, 20 से 25 आवर। अगर मैं इसको देखूँ तो हम लिख सकते हैं 20 to 25 आवर्स, ठीक है। तो इस दोनों को मिला करके, इस दोनों को मिला करके हम 20 to 25 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। इस पूरे को मिला करके हमें कितना लगेगा, 25 आवर्स प्लस। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से सिलेबस कवर किया होगा। तो होप यू गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाउ एग्जैक्टली एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द टीजीटी एज वेल एज पीजीटी क्लास कंप्लीटली, राइट। अब देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को हम गारंटी के साथ तभी कर सकते हैं जब मुझे ये पता हो कि इस पूरे सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स बड़े ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। ये पहला चीज़ होता है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। अब मैं इसके डिटेल सिलेबसेस के बारे में बोलता हूँ। इसके साथ साथ हम 10 से 15 आवर्स क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे। प्लस मैं मान के चलता हूँ कि अगर मुझे कुछ और भी टाइम मिलेगा तो 10 to 15 आवर्स में हम क्वेश्चंस भी पर डे कवर करेंगे। 10 to 15 आवर्स में क्वेश्चन बैंक भी चलेगा। क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मॉडल क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। पर डे अगर मैं 1 घंटे में बात करता हूँ तो ये इस टाइम में, तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने आपको ये टाइम बताया है वो इसी टाइम में आपका कंप्लीटली खत्म होगा। होप यू गॉट इट। अब मैं फटाफट इसके डीप सिलेबसेस के बारे में बात करता हूँ। एक बार आप अगर फिर से देखना चाहें, एनालाइज करना चाहें तो आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं समराइज कर रहा हूँ। सिलेबस ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस, मैंने मेनली आपको 7 सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स बताएं, जिसमें 6 कोर सब्जेक्ट्स आपको सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेंगे। दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, टीओसी एंड कंपाइलर, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपेंड्स। जैसे गेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पूछा जाता था, पहले सिलेबस था वो अब हटा दिया है, बट नेट में है और भी एग्जाम्स में है, तो ये डाइसी होता है, डिपेंड्स कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहते हैं। अगेन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ये हर जगह है, लेकिन चूंकि सिलेबस ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। कहीं कोई पाइथन पूछ रहा है, कहीं C++, कहीं जावा, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट सिमांटिक्स एक है, कॉन्सेप्ट एक है। अब आप उस पर कितना पढ़ सकते हैं, ऑल योर कैपेसिटी। फिर मैं कहीं कहीं पे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिलेबस मिलता है। तो मैं दोनों मिला करके आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास कितना टोटल आवर चाहिए होगा। ये हमारे पास टोटल 25 आवर्स, टोटल कितना आवर्स जाएगा, 25 आवर्स। ये इतना आवर्स तो हमारा जाएगा। बाद बाकी 10 to 15 डेज अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये मोस्टली आपको 100 to 120 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, चलिए अब हम लोग चलते हैं फटाफट डिटेल सिलेबस के बारे में। ठीक, तो मैं इसे रब करता हूँ और रब करने के बाद अब नेक्स्ट एक बार फटाफट जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता चला जाऊँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी कंप्लीटली। आगे बढ़े, ओके चलिए।
चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। चलिए ये हम यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी सब्जेक्ट्स की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने टाइम ऑलरेडी बता दिया है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना। इसको हम यहाँ से, चलिए तो अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी कंप्लीटली देख लिया है। नाउ हम इसके थोड़े डिटेल सिलेबस के बारे में जाएंगे, किस तरह से हम सिलेबस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। चलिए सिलेबस डिटेल्स, अब हम इसका डिटेल्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस के डिटेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस, क्या पढ़ रहे हैं हम? डिटेल्ड सिलेबस ऑफ कंप्यूटर, सिलेबस ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी क्लासेस, पीजीटी / TGT for CS, और CS here stands for कंप्यूटर साइंस। तो अगर अंडरलाइन करूं तो ये और ये सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या आ रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा ये आपको फटाफट बिल्कुल डिटेल्स में, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें मुझे ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा, मैंने जैसा बता दिया है कि मुझे ऑलमोस्ट टाइम लगेगा 20 आवर्स। कितना टाइम लगेगा? फॉर 20 आवर्स। तो 20 आवर्स में हम फटाफट क्या क्या कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। 20 आवर्स में जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे उसको हम कवर करते हुए देख लें। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस देखेंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लाइक जो आपके सिलेबस में है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, लाइक ये इसका इवोल्यूशन क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? कंप्यूटर्स, TE, ठीक है, TERS, तो कंप्यूटर्स। तो इसमें हम क्या क्या देख लेंगे? इसमें देखेंगे हम कि इसकी हिस्ट्री क्या है, राइट, हिस्ट्री क्या है, लाइक अर्पानेट्स, ये सब क्या क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, राइट, टर्म्स क्या हैं, बेसिक टर्म्स क्या हैं, और किस तरह से हमारा कंप्यूटर फ्रॉम डेस्कटॉप टू द पीसी, जो करंट स्टेटस हम पीसी की बात करते हैं वो कहाँ तक पहुँचे। इसमें सारे के सारे टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में। जैसे अर्पानेट, इंटरनेट, ये किस तरह से आया, हम इसके बारे में जो आपके सिलेबस में रखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, ये मुश्किल से 1 से 2 घंटे की क्लासेस होगी, मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स। इसमें हमारे बेसिक पार्ट्स जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे आपके OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल, ये TCP/IP मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, TCP/IP मॉडल, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, राइट। तो TCP/IP मॉडल दोनों साथ पढ़ेंगे, और इस दोनों में डिफरेंस के साथ, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? डिफरेंस पढ़ेंगे, राइट। डिफरेंस पढ़ने के साथ साथ इसके जो लेयर्स है, डिफरेंस क्या है? बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल्स एंड लेयर्स, बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल्स, राइट, प्रोटोकॉल्स, फंक्शंस, ठीक है, ये पढ़ेंगे, राइट, फंक्शंस की ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल्स में क्या क्या, कौन कौन से लेयर में कौन कौन सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा थोड़ा एग्जांपल भी देता जा रहा हूँ कि अगर मेरे पास लेयर की बात करूँ, जैसे OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, इसमें 4 या 5 लेयर की बात करते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है, तो 4 और 5 लेयर्स की बात करते हैं। तो हम उसके हिसाब से 4 और 5 लेयर्स की, हम कितने लेयर्स की बात करते हैं? 4 और 5 लेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पे 4 या 5 अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी है। तो मैं इस लेयर में क्या काम होता है, जैसे एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, और
फिजिकल लेयर है। लाइकवाइज यहाँ पे हमने किस तरह से इस 5 लेयर को कॉरस्पॉन्ड किया है, जो 1 2 3 1 4, कभी कभी हम 5 लेयर्स की भी बात करते हैं, तो किस तरह से ये लेयर्स जो है इस लेयर को कनेक्ट करता है वो हम पढ़ेंगे। किस तरह से ये थियोरेटिकल लेयर है, कैसे ये बनता है, उसके हिसाब से हम ये चीज़ें, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि आपके टीजीटी और पीजीटी वाले में उन्होंने स्पेसिफिकली जो पढ़ाने के लिए बोला है वो बोला है डेटा लिंक लेयर को आप पढ़ाएं, डेटा लिंक लेयर को पढ़ाएं, फिर आप फिजिकल लेयर को पढ़ाएं, फिजिकल लेयर को पढ़ाएं, फिजिकल लेयर को पढ़ाएं, और प्लस में आप यहाँ पे कुछ नेटवर्क लेयर है उसको भी पढ़ाएं। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, उनको ट्रांसपोर्ट लेयर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको इन 10 लेयर्स के साथ साथ जो एप्लीकेशन लेयर है उससे उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। एप्लीकेशन लेयर में उन्होंने प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, तो एप्लीकेशन लेयर से वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा जब हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं तो ये जो फिजिकल लेयर होता है, इसी फिजिकल लेयर के अंदर डेटा कम्युनिकेशन एक अलग ही बेसिक टॉपिक है। क्या है? डेटा। आप देखे होंगे पहला इन्होंने डेटा कम्युनिकेशन लिखा है, लेकिन मैं टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में जाऊंगा, तो ये वाला टॉपिक हम लास्ट में फिजिकल लेयर के साथ कंप्लीट करेंगे। अगर आप कुल मिलाकर के सिलेबस पे जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में इन्होंने स्विचिंग के बारे में बताया है, तो आप स्विचिंग में जाएंगे तो वहाँ स्विचिंग में आपको 2 तरह की स्विचिंग मिलेगी, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, राइट, सर्किट और पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। कुछ जगहों पे जैसे कभी कभी मैसेज स्विचिंग की बात ही करते हैं, तो ये स्विचिंग टेक्निक्स, तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इनके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। और नेटवर्क लेयर पे इनको सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है वो होता है आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 में कंपैरिजन करते हुए उसके क्लास फुल, क्लास रेस, CIDR, वो सारे के चीज़ें। और यहाँ पे इनको प्रोटोकॉल से बड़ा प्यार होता है, इसके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल से वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुल मिलाकर के कंप्यूटर नेटवर्क में जो 20 आवर्स में ले रहा हूँ, जो 20 आवर्स में जो मैं 20 आवर्स ले रहा हूँ, ये 20 आवर्स में आपको ये इतनी सिलेबसेस जो कंप्लीट कंप्यूटर साइंस के डेटा कम्युनिकेशन पार्ट्स को भी कवर करेगा, डेटा कम्युनिकेशन वाले पार्ट को भी कवर करेगा, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन वाले पार्ट को भी कवर करेगा, इस वाले पार्ट को भी कवर करेंगे हम लोग, जो फिजिकल लेयर का सारा पार्ट होगा। डेटा लिंक लेयर का भी हमारा बेसिक कुछ नहीं, इन्होंने सिंपली फ्लो कंट्रोल्स के बारे में बोला हुआ है, तो ठीक है हम फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल पढ़ लेंगे इसमें, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, ये 2 चीज़ें हम पढ़ लेंगे इसमें, ठीक। नेटवर्क लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स लाइक अगर मैं देखना चाहूँ तो बहुत सारे, जैसे POP3, SMTP और HTTP, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये हम 20 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबसेस थे आई थिंक मैंने कवर कर दिया। होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अगर कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐड ऑन होंगे तो वी डोंट हैव एनी इश्यू, बट हमारा फोकस मैक्सिमम मार्क्स पे है। क्वालिफिकेशन 60-70%, तो हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स को ग्रैब करना है, ठीक। तो पहला टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है। दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम चले क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? चलिए, जो दूसरा सब्जेक्ट बन रहा है हमारा वो कौन सा है? वो जो दूसरा सब्जेक्ट बन रहा है वो है हमारा, फटाफट इन चीज़ों के बारे में, चूँकि हम सारे की सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे कम से कम, मैंने बताया कि 15+ आवर्स लेंगे। कितने आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ? 15+ आवर्स। कितने आवर्स हैं? 15+ आवर्स। ठीक है, और ये 15+ आवर्स में हम कंप्लीट DBMS में क्या क्या कवर करेंगे? जो सबसे पहला चीज़ कवर होगा आपका इसमें
वो है बेसिक्स। हमेशा बेसिक इंपॉर्टेंट होता है कि वाई डू वी नीड इट एंड वाई DBMS, वाई DBMS पहला चीज़ इसमें कंप्लीट होगा। एंड यूज़र्स व्यू, एंड व्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के साथ साथ ही हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट आता है एंड व्हाट इज़ इट्स व्यू, जिसमें एक्सटर्नल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यूज़, ये सब जो भी आते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बेसिक रिलेशनल डेटाबेस आता है, जिसमें हम टपल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह से वो ज्वाइन होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, रिलेशनल DBMS के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टपल्स, एट्रीब्यूट, जैसा कि मैंने बताया। थर्ड चीज़ जो इसमें आएंगी वो है नॉर्मलाइजेशन। वो क्या होगी? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में 1NF नॉर्मलाइजेशन आप जानते होंगे। नॉर्मलाइजेशन में 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, ये सारा चीज़ आता है, राइट। 1NF, 2NF, 3NF, ये सब हम सो ऑन सो फोर्थ अप टू कितना पढ़ेंगे? 3NF और अप टू 5NF तक पढ़ेंगे, 4NF एंड 5NF, ठीक है। ये प्लस 5NF के बारे में पढ़ेंगे, राइट। नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है SQL। क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके सिमांटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके सिमांटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और सेंटेंसेस के बारे। सिमांटिक्स मतलब कौन सा, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, वो किस तरह से कार्ड करता है। एंड इसके सिंटैक्स किस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे सिलेक्ट, किस तरह से आप चीज़ों को क्वेरी करेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ने के बाद जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट होता है वो होता है, जो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है ट्रांजैक्शन, जिसमें आप अभी जो ATM कार्ड निकालते हो, ATM किस तरह से वर्क करता है। तो ट्रांजैक्शंस के बारे में हम सारे के सारे किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है, क्या एटॉमिक क्या एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम देख लेंगे, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम देखेंगे, एसिड प्रॉपर्टी एंड टाइप्स कि कितने टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। लास्ट में हम एडवांस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस्ड DBMS पढ़ेंगे, एडवांस DBMS विथ पाइथन। क्योंकि पाइथन के साथ बच्चों को आपको कनेक्ट करना है, तो ये मैं पाइथन प्लस पाइथन इसमें एडेड है कि आप पाइथन के DBMS को साथ कैसे ऐड करोगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट 15 आवर्स, कितने आवर्स में? ऑलमोस्ट 15 आवर्स में हम कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट 15 आवर्स में हमारा ये कम्प्लीटली कवर होगा। और ये 1 बाय 1 में सारे के सारे चीज़ें, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जब भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन कभी भी मैं आऊँगा, आप टेलीग्राम पे या कहीं पर भी आप सारी डिटेल्स मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक मैंने जो बताया था वो था मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर साइंस के साथ ही आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ उन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1, चूँकि ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं, उसी के अंदर इन्होंने सारे के सारे सिलेबस रखे हुए हैं। अगर आप PGT TGT के सिलेबस देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस रख दिया है, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के अंदर ही वो सारे के सारे डिटेल्स उन्होंने रखे हुए हैं। तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, इनके जो भी डिटेल्स रखे हुए हैं इन कंप्यूटर साइंस आप लोगों को सिलेबसेस विथ टाइमिंग के साथ मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है उसके आधार पे ही तो हम लोग उन चीज़ों को देख लेंगे। फाइन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हो कि हमारी पढ़ाई किस तरह से होने वाली है, और किस तरह से मैं 3 महीने के अंदर, चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है फॉर TGT एंड PGT एग्जामिनेशंस, 3 मंथ्स के अंदर हम किस तरह से इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो सिलेबस लेने वाले हैं उस सिलेबस को बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इन्होंने क्या बोला है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन। जाएंगे थर्ड वाले पे इन्होंने ऐसे लिख दिया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सिस्टम। तो हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ लेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक, जिसमें अगर मैं इसका देखूं तो इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है, मैं 1 बाय 1 ही सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही काम कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में, तो जो मेरा था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे?
ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ने के लिए बोला गया है। इसने सबसे पहले बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएं, ठीक है। जितने भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, जितने भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहले आप क्या पढ़ाएं, इसमें टाइप्स ऑफ ओएस पढ़ा दें। टाइप्स ऑफ ओएस पढ़ाने के बाद बेसिक मेमोरी के बारे में आप पढ़ाएं, बेसिक मेमोरी के बारे में पढ़ाएं। मेमोरी जिसमें हम पेजिंग पढ़ते हैं, पेजिंग, और पेजिंग में भी वर्चुअलाइजेशन, पेजिंग एंड वर्चुअल मेमोरी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में VM भी लिखता हूँ, ठीक है। लास्ट में मेमोरी के साथ साथ इन्होंने थोड़ा बहुत फाइल्स, डायरेक्टरी एंड छोटे छोटे स्मॉल डायरेक्टरी के बारे में इन्होंने पढ़ने को बोला है, ठीक है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो पेजिंग, वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी, ठीक है, और प्रोसेसिंग के और प्रोसेस मैनेजमेंट पे रहता है। कहाँ रहता है? प्रोसेस मैनेजमेंट पे। प्रोसेस मैनेजमेंट से इन्हें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट से ये प्रश्न पूछते हैं। MANA मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, MANA मैनेजमेंट से ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। लास्ट में इसी में आता है थोड़ा बहुत डेडलॉक और डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये 3 इसमें मेन पार्ट्स आते हैं। अगर मैं ये हमारे लिए थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट क्या था? फोर्थ पार्ट था हमारे लिए, मैं 2 चीज़ों को एक साथ ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे TOC एंड कंपाइलर, ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में कंपाइलर। इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 टाइप्स के ग्रामर होते हैं, 4 टाइप्स के ग्रामर के बारे में पढ़ना है हमें, और 4 टाइप्स के ग्रामर के बारे में पढ़ना है। और 4 टाइप्स के ग्रामर में बेसिकली ओवरऑल बता रहा हूँ। 4 टाइप्स के ग्रामर के साथ साथ इसमें कौन सा किस ग्रामर में है, जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेक्सिकल या रेगुलर ग्रामर सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हम आराम से इसमें पढ़ेंगे। और ये बहुत आसान है, मैंने बताया कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 10 से 15 आवर्स, इससे ज़्यादा हम कभी भी नहीं देंगे। इस दोनों को कलेक्टिवली अगर मैं मिला के बोलूँ तो कलेक्टिवली मिला करके भी मैं 20 आवर्स से ज़्यादा, 10 to 15 आवर्स से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इतने में ही अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इतने में ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 10 to 15 आवर्स में आप ये कंप्लीट कर लोगे, ये गारंटी है। और कंपाइलर्स में क्या क्या चीज़ रहता है? कंपाइलर्स में आपको क्या क्या रहता है? सबसे पहले तो फेजेस ऑफ कंपाइलर रहेंगे आपको। फेजेस ऑफ कंपाइलर में जो 7 फेजेस ऑफ कंपाइलर होता है वो हम पढ़ लेंगे। इसमें कुछ आपको एरर्स रिलेटेड कुछ काम रहता है, वो एरर्स पढ़ लेंगे। और कोड ऑप्टिमाइजेशन का कुछ सेक्शन जो आप लोगों को पढ़ना रहेगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये इन चारों के अलावा ये बहुत इजी रहता है। फेजेस, एरर्स और एरर हैंडलिंग भी बोल सकते हैं। एरर हैंडलिंग की आप कैसे करते हो, एरर हैंडलिंग इन कंपेयर, ये तो लेक्सिकल एनालिसिस में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कंपाइलर, और इसके बाद जो मैंने अगला टॉपिक बोला था वो बोला था मैंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम ऑलमोस्ट 20 आवर्स, अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि 20 आवर्स, तो ये मुझे मिनिमम 20 आवर्स लेगा, इससे कम में हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ये एक्चुअली 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। एक तो हो जाता है अपना डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट निकल के आते हैं, जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट, ठीक, देन लिंक लिस्ट, फिर ट्री हो गया, फिर ग्राफ हो गया, ठीक है, फिर ग्राफ हो गया। और इनके पढ़ने के बाद आप यहाँ पे अब इन सब के यूज़ से एल्गोरिदम, अब ये एल्गोरिदम भी बहुत तरह के होते हैं। अगर आप लोगों ने पहले भी अगर सिलेबस देखा हो तो ग्रीडी एल्गोरिदम, डायनेमिक एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ा होगा आपने। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इसमें आपने पढ़ा होगा बबल सर्च, बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग,
अब क्विक सॉर्टिंग तो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है सारे के सारे एग्जाम्स में पूछने के लिए। और लास्ट में फिर हम आते हैं ग्रिडी एल्गोरिदम और फिर डायनामिक एल्गोरिदम। ठीक है, ये इतना सिलेबस हम कवर करेंगे, डायनामिक एल्गोरिदम। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या है वो आपको सिलेबस में दिख जाएगा, लेकिन 20 आवर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे जिससे आपका पूरा सिलेबस अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो ये कम्प्लीटली कवर्ड है आपका। ठीक है, अब लास्ट में मैंने बोला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये मैंने 10 आवर्स में बोला। अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की है तो ये कितने टाइम्स में लूँगा मैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कितने टाइम्स में जाएगा हमारा? ये हमारा जाएगा मैक्सिमम 4। हमारा कितने में जाएगा? मैक्सिमम 4। मैक्सिमम टाइम हमारा जाएगा 10 to 10 आवर्स। कितना जाएगा? ये जाएगा अपना 10 आवर्स। कितने में? ये जाएगा आपको टोटल कंप्लीट करने के साथ ही अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास 10 आवर्स में जाएगा। कितना? 10 आवर्स। और इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा? तो जो फेजेस होते हैं, SDLC मॉडल्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं, तो इस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे SDLC मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स पढ़ने के साथ जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्टिंग से ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जो इसमें कि अभी मैं बोल रहा हूँ 10 आवर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 आवर्स मैंने बोला हुआ था, राइट। 10 to 15 आवर्स आपको मैंने 10 to 15 आवर्स मैंने आपको बोला हुआ है। 10 to 15 आवर्स। ये मैं टाइम के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें किस तरह से आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें देनी रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके छठा और 7th सब्जेक्ट्स जो भी हैं, ये 6th और 7th जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये 6th और 7th ये दोनों ही हम कवर कर लेंगे, राइट। अब 8th वाले में मैंने 8th और 9th में मैंने बताया, चलिए मैं यही लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी इसमें बहुत ज़्यादा डीप डिटेल्स आने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं इसको भी डिटेल्स में ही कवर करता हूँ। ठीक है, तो 8th वाले टॉपिक्स में मैंने बताया था आपको कि ये इंट्रोडक्शन 2 चैप्टर्स करने के बाद हमारे पास जो मेन सिलेबसेस आते हैं वो आता है आपको प्रोग्रामिंग। क्या आता है? प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग देखिए एक अथाह सागर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। 20-20, 25-25 हज़ार लाइन की कोड्स हुआ करती थी। मैं अगर 4G की बात करूँ जो आप उठाते हैं और इम्पॉर्टेंटली डेटा विदाउट डिले के लिए आप यूज़ करते हैं, तो मैंने SMS सेक्शंस में SMS आपका क्विकली किस तरह से जाए, आपके डेटा की डाउनलोड जो आपके इमेजेस फाइल्स हैं वो क्विकली कैसे करें, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं, राइट। तो ये हम कैसे देखेंगे, राइट। अगर मैं इस चीज़ की बात करता हूँ तो हम किस तरह से करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम उस क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं कि हमारा किस तरह से सारी चीज़ें कवर होंगी, राइट। चलिए, तो अब प्रोग्रामिंग एक अथाह सागर है, तो अभी आपको पाइथन पढ़ना है। अगर आपने सिलेबस PGT का देखा होगा तो क्लास 11th और 12th के इन्होंने सिंपली कंप्यूटर साइंस के पेपर को उठा करके डिट्टो उन्होंने कुछ नहीं किया है, सीधा डायरेक्टली उन्होंने डाल दिया है। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करूंगा कि आपसे मतलब इतने बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे। हम अगर प्रोग्रामिंग सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग सेक्शन में जो भी चीज़ रहेगा मैं पहले ही बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग सेक्शंस में जो भी चीज़ रहेंगी, जो आपका लास्ट सेक्शन है प्रोग्रामिंग सेक्शन में, तो प्रोग्रामिंग सेक्शन में हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में हम सिंपली पाइथन को कवर करेंगे। किसको पाइथन करेंगे? पाइथन को। चूँकि ये मेरा ठीक है, पाइथन को कवर करेंगे। तो पाइथन में ये मेरा क्लास 12 का, जो क्लास 12 में आपको NCERT बुक, कहाँ पे? NCERT बुक में, NCERT बुक में कवर्ड है, उतना ही करेंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि आपने इस बुक को कितने अच्छे से कवर किया है। क्योंकि कोडर होकर के मैं इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है कि आप उसके आंसर्स कैसे दोगे, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो कुछ सिमेंटिक्स लगा के पूछेगा। अब सिमेंटिक्स पे आपने कितना अच्छा वर्कआउट किया है तो वो आप पे डिपेंड करेगा। प्लस तो ये मैंने इसको मैंने प्लस, ठीक है, ये क्लास 11-12 के NCERT बुक से हम कवर करेंगे। प्लस जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 चीज़ें मेनली आती हैं। एक तो नंबर सिस्टम, नंबर कन्वर्जन आता है, एक तो नंबर कन्वर्जन आपको पता होगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एक तो नंबर कन्वर्जन आ जाता है, राइट।
एक तो नंबर कन्वर्जन है, दूसरा क्या पूछ लेता है, फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप बड़ा पसंद है इनको, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट आता है इसमें कभी कभी वो सर्किट्स के बारे में पूछ देता है ना, वो सर्किट्स के बारे में पूछ देगा। इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। तो नंबर कन्वर्जन में आपको गारंटीड आएंगे मार्क्स। फ्लिप फ्लॉप्स भी आपको, चूंकि सीधा फ्लिप फ्लॉप पूछेगा कि बताओ इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, और सर्किट्स में कि सीक्वेंशियल सर्किट या फिर पैरेलल सर्किट्स में किस तरह के सर्किट्स बन सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर भी हम इसी में लेते हैं, मल्टीप्लेक्सर भी आता है और डीमल्टीप्लेक्सर भी आता है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों मिला के मैंने इस दोनों को ऐड अप करके एट द एंड, ठीक है, ये दोनों को मैं जोड़ करके एट द एंड बोला कि ये कम से कम 20 से 25 आवर्स लेगा। और जो हम बिल्कुल एंड में कवर करेंगे, एंड में इसलिए कवर करेंगे क्योंकि मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये अनंत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, राइट। क्योंकि इन्होंने क्लास 12 की NCERT बुक के सिलेबस उठा के रखे हैं, तो हम उतना ही कवर करेंगे। अब मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आऊँ, ये लिमिटेड है, ये हमें 5 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है, ये हमारा 5 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब हम इस पे मैक्सिमम टाइम कहाँ देंगे, तो यहाँ पे देंगे। इन्होंने और भी जैसे टेक्स्ट फाइल पे कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए बोला हुआ है, CSV फाइल पे प्रोग्रामिंग के लिए बोला होता है, ये अनंत है। हम इस पर पूरी ज़िंदगी लगा देंगे तो भी हम पूरी प्रोग्रामिंग में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अभी आप जानते हैं कि प्रोग्रामर्स या IT सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सिर्फ इसी कोडिंग पे पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि PGT TGT कंप्यूटर साइंस के सिलेबसेस कवर करने के लिए हमें 100 से 120 आवर्स में जाएगा, जिसमें कोर पेपर्स हम सबसे पहले कवर करेंगे, कोर पेपर्स सबसे पहले कवर करेंगे। और एक बार जब मेरा कोर पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स मतलब 80% मार्क्स, मतलब मैं इस पूरे सिलेबस को अगर डिवाइड करूँ तो 2 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कोर और प्रोग्रामिंग, कोर सब्जेक्ट्स एंड प्रोग्रामिंग। तो कोर सब्जेक्ट्स हमारा जो है 80 to 90% होता है। कितना होता है, 80 to 90% होता है, राइट। और जो 10% होता है वो आपका सिलेबस होता है प्रोग्रामिंग सेक्शन। क्या होता है, प्रोग्रामिंग सेक्शन। तो ये सेक्शन बड़ा ही क्रिटिकल होता है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग सेक्शंस। तो ये प्रोग्रामिंग, तो ये बड़ा क्रिटिकल होता है। तो हम इसको लास्ट में करेंगे। हम पहले 80 to 90% चीज़ें कवर करके उसके मैक्सिमम मार्क्स लेंगे। और जो 10 आवर्स रहेगा प्लस 10 आवर्स मैंने जैसा बता दिया है कि हम क्वेश्चन बैंक, अगर आपको लगा कि नहीं सर 10 आवर्स कम पड़ रहे हैं, आप अगर चाहेंगे तो हम इसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं, 10 से 15 आवर कर सकते हैं, 20 आवर्स कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो हम उतना कर सकते हैं। 10 आवर्स कर सकते हैं, 15 आवर्स कर सकते हैं, एज़ पर योर विशेस। ये बढ़ सकता है बशर्ते आप ये सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर तरीके से कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको PGT और TGT के सिलेबसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम किस तरह से क्वेश्चन सिलेबस कवर करेंगे ये क्लियर हो गया होगा। ओके।